दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा साप्ताहिक विषय है टाइगर्स के बारे में। आजकल टाइगर बहुत प्रचलन में है और टाइगर के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। पूरा उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के हर एक टाइगर रिजर्व में टाइगर के बारे में बातें हो रही हैं। तो आज हमारे साथ हैं एक साइंटिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले, और आपने टाइगर के ऊपर काफ़ी स्टडी किया है। कॉर्बेट लैंडस्केप के साथ साथ जो भारत में पाए जाने वाले अन्य टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें भी आपने काम किया है। तो आज आपसे जानने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को एक साइंटिफिक व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं कि टाइगर का हिस्टोरिकल और आज का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और क्या हमारे साथ चैलेंजेस आ रहे हैं टाइगर कंजर्वेशन के लिए। तो डॉक्टर त्रिशांत सर, आपका अगेन स्वागत है। हमारा दूसरा इंटरव्यू है, तो प्लीज़ आप हम सबको गाइड करें कि हम टाइगर को कैसे देख रहे हैं आज की डेट में। आप थोड़ा सा, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप टाइगर का क्योंकि आप काफ़ी स्टडी कर चुके हैं और तो टाइगर का जो पुराना इतिहास रहा है भारत के कंटेक्स्ट में आप बताएं, और वर्तमान में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, हम आगे तक जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ताकि हमारे जो लोग हैं और जो आने वाले युवा हैं उनको एक पूरा हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइगर का क्लियर हो जाए। जी ठीक है, थैंक यू नवीन जी हमारे सेकंड इंटरव्यू के लिए। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं टाइगर्स पे एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन क्योंकि मेरी पूरी ट्रेनिंग वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी और कंजर्वेशन पे रही हुई है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट जो है उनकी कम्युनिटी में ये सब चीज़ें काफ़ी नोन है। प्लस आपने जैसे कहा कि मैंने इंडिया के काफ़ी टाइगर रिजर्व्स में काम कर चुका हूँ, तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात करने के लिए मुझे लगता है कि मुझे इसकी थोड़ी समझ है। एंड स्पेशली बिकॉज कॉर्बेट में मैंने अपनी पीएचडी भी कंप्लीट की है, तो मैं कॉर्बेट को भी इस कॉन्टेक्स्ट में सिचुएट कर सकता हूँ। बिल्कुल। एक्चुअली हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, जो युवा इस कंटेंट को देखेंगे उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम टाइगर की हिस्ट्री, उस समय के कॉन्जर्वेशन कैसे होता था और आज का मॉडर्न कॉन्जर्वेशन कैसे हो रहा है, ये हम एक साइंटिफिक एंगल इसका देखें ताकि हम एक सही अप्रोच कर पाएँ और वास्तविकता में टाइगर का रियल में कॉन्जर्वेशन हो और ये कॉन्फ्लिक्ट कम हो। बिल्कुल। तो देखिए, अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और अभी जो मतलब हम देख रहे हैं कि कॉर्बेट के आसपास बस आज की डेट अगर हम 23 फरवरी हो गई है ऑलमोस्ट, और इतने ही टाइम पीरियड में 2025 के अराउंड 10 डेथ्स हो गए हैं ऑलरेडी इन उत्तराखंड। तो एक बहुत ही गंभीर विषय है, लेकिन इसके हमें ना हिस्ट्री में जाना पड़ेगा अगर इसे ज़रा साइंटिफिक वे में हमें देखना है। तो इसकी हिस्ट्री में अगर हम जब जाते हैं तो बेसिकली जो टाइगर साइंस और टाइगर बायोलॉजी है वो कॉलोनियल पीरियड से शुरू होती है। एट दैट टाइम बहुत सारे ब्रिटिश फॉरेस्टर्स थे, FW चैम्पियन, फॉर्सिथ, इन लोगों ने टाइगर्स पे काफ़ी ऑब्जर्वेशंस की। और इंडिपेंडेंस होने के बाद इंडिया में एक नैरेटिव बनाया गया कि टाइगर हंटिंग, जो ब्रिटिश स्पोर्ट हंटिंग करते थे पहले, तो कंजर्वेशन का इतना ये डायनामिक था नहीं, तो ब्रिटिश जो जंगलों में जब वो कंजर्वेशन के लिए करते थे, उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि टाइगर पॉपुलेशन इतने कम ना हो जाए कि हमारा स्पोर्ट हंटिंग ख़त्म हो जाए। तो वो स्पोर्ट हंटिंग और गेम हंटिंग के लिए कंजर्वेशन करते थे। तो उन टाइम पीरियड्स में ऐसा एस्टिमेट लगाया जाता है कि एक टाइम पे इंडिया में 30,000 to 40,000 टाइगर्स हुआ करते थे। अभी लेकिन ये जो एस्टिमेट है इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी जो मॉडर्न साइंस अगर हम देखें उसमें जो एकदम अप्रोप्रिएट और एक्यूरेट मेथड होता है वो कैमरा ट्रैपिंग से ही होता है। तो उस टाइम पे ये लोग जो एस्टिमेशन करते थे वो पग मार्क्स के सेंसर से करते थे। मतलब वो ऐसे सोचते थे कि एक टाइगर की एक इंडिविजुअल पग मार्क ही उसका एक फिंगरप्रिंट जैसा है, लेकिन साइंस ने प्रूव किया है कि ये बहुत ही गलत मेथड था और इसमें ओवर एस्टिमेशन भी होता था और कभी कभी अंडर एस्टिमेशन भी होता था। राइट। तो तब इसका ओवर एस्टिमेशन कैसे होता था, अंडर एस्टिमेशन कैसे होता था, थोड़ा उसमें आप बताएंगे क्या? हम जाएंगे इस पर, लेकिन बस मैं कंटिन्यू कर दूं कि ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्री के टाइम पे जब टाइगर्स का इतना हंटिंग हुआ, अब ब्रिटिश ऑफिसर्स भी हंटिंग करते थे, तो जो हमारे यहाँ के राजा महाराजा हैं वो भी कहाँ पीछे हटेंगे ना। बिल्कुल। तो उन्होंने भी टाइगर्स हंट किए। अब एक ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि एक राजस्थान के एक महाराज थे, उन्होंने तो कुछ 1000 से ज़्यादा टाइगर खुद अकेले मारे हैं।
तो इस लेवल पे टाइगर्स का हंटिंग हुआ। अब देखिए 1947 में जब इंडिपेंडेंस हुआ तब इंडिया एक बहुत ही वीक कंट्री, इकोनॉमिकली कंट्री थी, पॉवर्टी बहुत थी। इतने साल कॉलोनियल रूल के बाद हमारे पैर ज़मीन में मतलब ना बिल्कुल बरकरार रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें डेवलपमेंट के लिए कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़े। उस टाइम पे एग्रीकल्चर को देखा गया कि इंडिया का मेन जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा वो कृषि से होगा, एग्रीकल्चर से होगा। तो उस टाइम पर काफ़ी बड़े स्केल पे फॉरेस्ट का कन्वर्जन एग्रीकल्चर में हुआ। और पर्टिकुलरली जो हम जहाँ अब हैं, ये जो तराई भाबर का एरिया है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कन्वर्जन हुआ। यानी आप कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद जंगलों का कटाई ज़्यादा हुई है। बिल्कुल। ओके। क्योंकि बिकॉज देखिए एक इंडिपेंडेंस के बाद एक और बहुत बड़ी घटना हुई थी, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे पार्टीशन हुआ था। तो पार्टीशन से इतने मिलियन रेफ्यूजीज जो बहुत मतलब पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान से आ रहे थे, है ना, पर्टिकुलरली जो पंजाब एरिया है पाकिस्तान का, वहाँ से काफ़ी लोग हमारे प्लेन्स की तरफ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के प्लेन्स की तरफ आ रहे थे। तो उनको, और उनका जो मेन स्किल था वो था एग्रीकल्चर को, मतलब ये जो तराई है उनको कन्वर्ट करके एग्रीकल्चर में डालना। ठीक है, उस समय हमने सुना था कि जो हमारा पंजाब प्रांत हुआ करता था, जो आज पाकिस्तान पंजाब प्रांत है, वो एग्रीकल्चर में धनी होता था। हाँ, वो अभी भी धनी है। राइट। मतलब इन पंजाब अगर आप देख लो तो अभी भी एग्रीकल्चर इज राइट द मेन थिंग वहाँ पर। तो इसमें ना ये प्लेन्स के जो एरिया है, जो तराई भाबर हम कहते थे, जो मतलब एट वन टाइम मतलब पूरा फॉरेस्ट और तराई ग्रास, तराई के जंगल मशहूर है। और यहाँ पे उस टाइम पे हिस्ट्री में डाकुओं का भी कॉन्सेप्ट था। बिल्कुल। और बिल्कुल खुद एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, जो जिम कॉर्बेट हैं, वो काफ़ी लिखते हैं तराई भाबर के एरिया में। और ब्रिटिश तो इस एरिया को ऐसे डिस्क्राइब करते थे जैसे एकदम कोई सैवेज लैंड है जहाँ पर टाइगर्स बहुत हैं और मच्छर बहुत है। तो ऐसे एग्जॉटिक स्टाइल से कॉर्बेट ने भी डिस्क्राइब किया था इन एरिया को। बिल्कुल। हमारे जो पूर्वज हैं ना, जैसे हम लोग भी कहीं के माइग्रेंट रहे हैं, तो हमारे पूर्वजों के पास ये ऑप्शन भी था, लेकिन हमारे पूर्वजों ने भी इसको एक ऐसे जगह के रूप में देखा कि यहाँ पानी भरा हुआ है, मच्छर हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं। उस टाइम पे हैजा, मलेरिया जैसी बीमारियाँ इन इलाकों में बहुत फैल सकती थी। बिल्कुल। तो वास्तव में यस। तो फिर एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन की वजह से पूरे भारत में बहुत सारा फॉरेस्ट जो है वो कन्वर्ट होकर एग्रीकल्चर में करा गया। तो इसके वजह से क्या होता था, तब के टाइम पे लाइसेंसेस दिया करती थी गवर्नमेंट टाइगर्स को शूट करने की। टाइगर, वाइल्ड डॉग, जो भी प्रेडेटर्स हैं ना, जो बड़े जानवर हैं जी, और जो जानवर एग्रीकल्चर के लिए नुकसानदायक हैं, उनके लिए गवर्नमेंट प्रमोट करती थी कि आप मारो। तो बहुत स्केल में फिर से बहुत सारी हंटिंग हुई एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब एक टाइम ऐसे आया कि भारत के उस टाइम पे ये काफ़ी एलीट लोग थे, राजा महाराजाओं के लिनिएज के लोग थे, बड़े बड़े कॉन्जर्वेशनिस्ट थे, जैसे बिली अर्जन सिंह हो गए, फतेह सिंह राठौर हो गए, कैलाश सांखला हो गए। ये लोग एट दैट टाइम नहीं, इनको वो बात खटकी कि देखो अगर ऐसी लेवल पे डेवलपमेंट होते रहेगा तो यार टाइगर्स तो बचेंगे नहीं, वाइल्ड लाइफ तो बचेगा नहीं। सही बात है। इसका कारण और एक था कि इंदिरा गांधी के पीरियड में और 1960s में ज़मींदारी एबॉलिशन एक्ट भी हुआ था। मतलब जो ज़मींदार जो होते थे वो पूरा सिस्टम एबॉलिश कर दिया गया था, उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया था। तो ज़मींदार से जो अपर कास्ट लोग, ज़मींदार लैंड होल्डर्स होते थे अक्रॉस इंडिया में, उनके लैंड गवर्नमेंट ने छीन कर रीडिस्ट्रीब्यूशन किया था। तो ये जो लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो एलीट कॉन्जर्वेशनिस्ट थे, ये पहले एक टाइम पे जमींदार हुआ करते थे, इनके पास बड़े बड़े लैंड्स हुआ करते थे। तो उनके लैंड्स लेकर के रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जो एक अच्छी बात भी थी, है ना। लेकिन उस चीज़ से मैं समझता हूँ कि उस चीज़ से इन कॉन्जर्वेशनिस्ट जो उस टाइम के कॉन्जर्वेशनिस्ट थे, उनको ये भी था कि यार हमारे लैंड्स भी चले गए हैं और फिर टाइगर्स भी हंट हो रहे हैं। तो फिर टाइगर्स को कॉन्जर्वेशन करने के लिए इन लोगों ने एक मुहिम चलाई, और वो मुहिम थी डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को अपील करने के लिए। इंदिरा गांधी वो उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, और इस बारे में बहुत लिखा भी गया है कि इंदिरा गांधी टाइगर्स और कॉन्जर्वेशन के जो उनका जो दृष्टिकोण था वो बहुत सॉफ्ट भी थी, सेंसिटिव भी थी उन चीज़ों के लिए।
तो ये मीटिंग जब रखी गई और मैं आपको बस ऊपर ऊपर की मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, इसमें आप डिटेल में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे भी इसके बारे में। एक बहुत अच्छी बुक है जयराम रमेश ने लिखी हुई इंदिरा गांधी के ऊपर और उनका ट्रिस्ट विद नेचर जो है वाइल्ड लाइफ के ऊपर, वो अच्छी किताब है, आपको पढ़नी चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने एट दैट टाइम स्टेप्स लिए। उनको ये जो मैं कॉन्जर्वेशनिस्ट की बातें कर रहा हूँ उस टाइम के बड़े बड़े दिग्गज जो थे, उन्होंने उनको लॉबी किया और कहा कि देखिए कि टाइगर्स तो एकदम बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है। ओके। और मतलब भारत के लिए बहुत ही बदनसीबी की बात होगी कि अगर हम डेवलपमेंट के चक्कर में और हमारे कंट्री के फ्यूचर जो जनरेशन्स हैं वो टाइगर, हाथी, राइनो ना देख पाए। राइट। और इंदिरा गांधी को ये बात एकदम खटक गई और वो सही भी थी। लेकिन इसे एकदम कॉन्फिडेंटली ऐसा कहना कि टाइगर एकदम ख़त्म की कगार पर है, ये मेरे मानने के भी थोड़ा अनसाइंटिफिक भी था उनको, हमें, क्योंकि उस टाइम पे नंबर्स नहीं थे। लेकिन ये भी था कि बहुत स्केल में डिफॉरेस्टेशन हो रहा था और टाइगर्स मर भी रहे थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे फॉरेस्ट थे जहाँ पर अनचार्टेड एरियाज थे, जैसे वेस्टर्न घाट्स हो गए, नॉर्थ ईस्ट हो गया, बहुत सारे एरियाज थे जहाँ पर सैंपल नहीं किया गया। तो एनीवे, जब ये सब हुआ तो 1972 और 1973 में दो बड़ी बड़ी चीज़ें हुई। एक तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च किया गया। अब प्रोजेक्ट टाइगर क्या था? त्रिशांत सर, एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है। हमने सुना है कि पहले, आज़ादी से पहले या राजाओं के टाइम पे, हमारे पास जंगलों में जो कैरिंग कैपेसिटी थी टाइगरों की, वो 40-50 हज़ार टाइगर हुआ करते थे इंडिया में। क्या ये मात्र एक कहानी है या इतनी कैरिंग कैपेसिटी थी हमारी जंगलों की? देखिए, ये तो एक साइंस की तरफ से अगर देखा जाए तो ये तो ज़्यादा कहानी ही है, क्योंकि उस टाइम पे हमें देखो 40-50 टाइगर होना, ये कहाँ किसने एस्टिमेट लगाया इसके बारे में? कैसे आप उस नंबर पे पहुँचे? टाइगर्स की कैपेसिटी हम कैसे अनुमान लगाते हैं? जो कैरिंग कैपेसिटी आप कह रहे हैं, टाइगर्स को बेसिकली 2 या 3 चीज़ें चाहिए। उनको फॉरेस्ट चाहिए घूमने के लिए, उनकी टेरिटरीज जो बड़ी होती है उस टेरिटरीज के हिसाब से उनको फॉरेस्ट चाहिए, उनको अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर चाहिए, पानी उनको चाहिए, और थर्ड मेन है उनको प्रे बेस जो है, जो जिन चीज़ पर वो डिपेंड करते हैं, चीतल, सांबर, वाइल्ड बोर, उनका जो खाने की चीज़ें हैं उसकी डेंसिटी पर उनकी डेंसिटी डिपेंड करती है। राइट। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें थोड़ी कुछ नॉलेज था इस चीज़ का, या नंबर थे हमारे, कि आप एक नंबर पे अराइव करोगे 50,000 टाइगर थे। अब लोग कहते हैं कि नहीं, हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, मतलब कि अगर जैसे तब शायद अगर सेंसस हुआ कि कॉर्बेट में उन्होंने पता चले कि 2,000 टाइगर थे, तो उन्होंने कहा अगर कॉर्बेट में 2,000 टाइगर थे तो बाकी जगह भी उतने ही होंगे। तो इस टाइप से एक्स्ट्रापोलेट किया, लेकिन वो कम्प्लीटली अनसाइंटिफिक है, क्योंकि कॉर्बेट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो शायद ताडोबा महाराष्ट्र से बहुत अलग होगा, या सह्याद्री के जो जंगल है वेस्टर्न घाट्स में उससे बहुत अलग होगा। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ का टेरेन अलग है, वहाँ के फॉरेस्ट अलग है, वहाँ के ह्यूमन प्रेशर्स अलग है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो 40-50 1000 टाइगर होना, ये ज़्यादा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये बिल्कुल गलती है, लेकिन इसका कोई एक साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, प्रमाण कब आया उसके बारे में भी हम कंटिन्यू कर। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में लॉन्च हुआ। तो उस टाइम पे जो हमारे ये बड़े बड़े कॉन्जर्वेशनिस्ट लोग थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कैलाश सांखला, फतेह सिंह राठौर, बिली अर्जुन सिंह, जो इंदिरा गांधी के काफ़ी क्लोज थे, और ये प्रोजेक्ट टाइगर टास्क फोर्स के मेंबर्स भी थे। राइट। तो 1 अप्रैल 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ। तो इन्होंने जो है ये टाइगर टास्क फोर्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो था कि पूरे इंडिया में ये ऐसे साइट्स डिस्क्राइब करें या आइडेंटिफाई करें जहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन के लिए लॉन्ग टर्म में देखें तो ये एकदम इम्पॉर्टेंट साइट्स हों। तो 1972-73 में ये 9 टाइगर रिजर्व्स आइडेंटिफाई किए गए। पहला उसमें से था कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर एक्चुअली लॉन्च भी हुआ। फिर आप अगर थोड़ा कॉर्बेट से नीचे चले आए तो राजस्थान में रणथंबोर टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व, नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाएं तो मानस टाइगर रिजर्व, उससे नीचे वेस्ट बंगाल में आए तो सुंदरबंस टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में मेलघाट टाइगर रिजर्व, कर्नाटका में और तमिलनाडु के बॉर्डर पर बंडीपुर टाइगर रिजर्व, ओडिशा में एक टाइगर रिजर्व था सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो ये जो 9 टाइगर रिजर्व्स थे वो फर्स्ट टाइगर रिजर्व्स के तौर पर डिक्लेयर किए गए। राइट।
तो ये थे पहले के 9 प्रोजेक्ट टाइगर के इसमें। तो प्रोजेक्ट टाइगर का क्या गोल था? प्रोजेक्ट टाइगर का गोल था कि ये जो मेन साइट्स हैं इनको हम प्रोटेक्ट करें और यहाँ से टाइगर पॉपुलेशंस बढ़े। अब उस टाइम पे जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ तब प्रॉपर साइंटिफिक स्टडीज़ उस हिसाब से की नहीं गई। तो उस हिसाब से टाइगर रिजर्व्स में जो ये प्रॉपर साइंटिफिक स्टडीज़ की नहीं गई। अब ऐसा हुआ कि लोगों के राइट्स जो जंगल के होते थे उनको अच्छी तरीके से लोगों को, जो गांव के लोग हैं जो टाइगर रिजर्व्स के अंदर तब रहते थे या उनके बाहर रहते थे, एकदम पास में रहते थे, उनके राइट्स इनकॉर्पोरेट नहीं की गई इसमें। तो लार्ज स्केल में क्या हुआ, लोगों के राइट्स जो थे वो कम हो गए इन जंगलों में। अच्छा, ये तब से प्रॉब्लम चालू हुआ? ये तब से प्रॉब्लम चालू हुई। ओके, ठीक है, क्योंकि इसमें ये जो चीज़ को, कंजर्वेशन को और प्रोजेक्ट टाइगर को और टाइगर कंजर्वेशन को शेप करने वाले जो लोग थे ना, वो बहुत ही एक एलीट, मैंने जैसे आपको बताया इनकी बैकग्राउंड ज़मींदारी की बैकग्राउंड हुआ करते थे, ये एलीट फैमिली से आते थे। तो इन्होंने एकदम टाइगर स्पेसिफिक ही सोचा, जो भी सोचा, इन्होंने ज़्यादा लोगों के राइट्स के बारे में सोचा नहीं। और कम्युनिटी कंजर्वेशन जो एक चीज़ है वो उस टाइम पे इसके बारे में बात नहीं होती थी, वो फिर 10-20 साल बाद ही उसके बारे में बातें होने लगी। क्योंकि इसका भी एक रीज़न था, इसका ये रीज़न था कि बाकी देशों में जो कंजर्वेशन होता था वो भी इसी स्टाइल से कंजर्वेशन होता था। तो फिर प्रोजेक्ट टाइगर की जो नींव रखी गई वो, उसकी नींव ही ऐसी थी कि लोगों के राइट्स कम हो और फोकस सिर्फ टाइगर पे रहे। त्रिशांत सर, जैसे आज के कंटेक्स्ट में मैं आपको बात करूं कि पहले जब भी जो कहानियां हमने पढ़ी, इतिहास पढ़ा है, उसमें यही चर्चा होती रही है कि जो एलीट लोग थे उस टाइम के, वो हंटिंग करते थे ऑफिशियल, और उसमें कहीं पे ये बात नहीं कही गई है कि जो लोकल ग्रामीण थे, जो मवेशी चराते थे, उनका ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऐसा कहीं पे दर्ज नहीं है। उस टाइम पे इस तरीके से ये मारते थे, उनके नंबर के हिसाब से होता था। पर आज ये पूरी जिम्मेदारी जो है गांव के लोगों के ऊपर आ जाती है कि मवेशियों की चलते आवाज़ ख़त्म हो रहे हैं और टाइगर के आवाज़ ख़त्म हो रहे हैं। आप इससे कितना सहमत हैं? देखिए, यही तो सबसे बड़ी एक इसमें आप कहोगे एक विडंबना है कि उस टाइम पे जितना भी टाइगर का पॉपुलेशन, जो टाइगर पॉपुलेशन की जो कमी हुई, जी का महानुभावन आ गया है, तो इस प्रकार की तो चीज़ें दिखी गई है। देखिए, वो सेंसिटाइजेशन तो थी लोगों में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो ग्रामवासी है या लोकल कम्युनिटीज़ जो हम बोलते हैं, मतलब वो एकदम ऐसे ही कोई, मैं उसमें ये नहीं करूँगा कि ये भी दूध में धुले हुए लोग थे। राइट। मतलब ये भी अपने रहन सहन के टाइम पे जंगल में जाकर हंटिंग करते थे, ठीक है, लेकिन उस स्केल में नहीं होता था जिस स्केल में ब्रिटिश करती थी, फिर उसके बाद राजा महाराजाओं ने की, और फिर जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लार्ज स्केल कन्वर्जन हुआ, उस स्केल में लोकल कम्युनिटीज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। दोस्तों, टाइगर कंजर्वेशन इतिहास भाग 1 में आज आपने एक बड़ी लंबी कहानी सुनी जो शुरू हुई थी ब्रिटिश कॉलोनियल इतिहास से, और आज तक के परिवर्तन जो हमारे इस प्रकृति ने, ये तमाम सारा मानवीय बदलाव देखा है। राजनयिक बदलाव की बात करें, प्राकृतिक बदलाव की बात करें, तो हम कई फेजेस से गए हैं। तो ये कहानी एक अमेजिंग कहानी रही है। इसके 2 अन्य भाग भी और हम आप तक ज़रूर लेके आएंगे जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो आज की पॉलिटिकल ज्योग्राफी पे विशेष ध्यान रखते हैं। यानी आज इन बदलावों के चलते किस तरीके से आनन फानन में और कदम उठाए गए ताकि हम अपने बाघों का संरक्षण कर पाएँ, और आज की जो चुनौतियां हैं, आज के जो समीकरण हैं, जो आज लोगों को बदलाव देखने को मिल रहा है, उस पर भी हम क्रिटिकल चर्चा करेंगे। तो आप बने रहें। यदि आपको ये कंटेंट पसंद आया हो, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में।